और सरपंच की काउंटिंग मतदान के तुरंत बाद गांव के अंदर ही होगी और वहां पर वो चुनाव नतीजे डिक्लेयर करने के बाद में पार्टीज वापस आएंगी। हमारी पूरी नामांकन की प्रक्रिया, स्क्रूटनी, सिंबल अलॉटमेंट और विड्रॉल की पूरी हो चुकी है। आज से हमारा ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू हो गया है। पूरे ज़िले के लिए हमारे जितने भी बूथ हैं 529, उनकी पोलिंग पार्टी फॉर्म कर दी गई हैं, नोटिस उनको चले गए हैं और आज सेकंड जो फेज़ है हमारा रिहर्सल का वो चल रहा है इस वक्त भी। इस ट्रेनिंग के बाद में 8 और 11 तारीख को पोलिंग पार्टीज डिस्पैच होंगी। जिला परिषद में सभी 14 वार्ड्स के अंदर चुनाव होना है। इसी तरह से पंचायत समिति के भी सभी वार्ड्स में चुनाव होगा। सरपंचीज के भी सभी यहाँ पे इलेक्शंस होने हैं। सिर्फ पंचीज के अंदर हमारे काफ़ी बड़ी तादाद में अनअपोज पंचीज निर्वाचित हुए हैं और कुछ ऐसे वार्ड भी हैं जहाँ किसी ने भी नामांकन नहीं किया है। तो रिमेनिंग जो वार्ड बच गए हैं पंचों के, वहाँ पर हमारा चुनाव 9 और 12 को जो शेड्यूल है उसके हिसाब से होगा। हमारी तैयारियां पूरी हैं। ज़िले के अंदर जो सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव विलेजेस थे वो आइडेंटिफाई हमने किए हैं। कैंडिडेट्स फाइनलाइज होने के बाद में एक सेकंड राउंड की एक्सरसाइज चल रही है कि कैंडिडेट की वजह से अगर कोई सेंसिटिविटी होती है तो उसके आधार पर एक बार दोबारा हम रिव्यू कर रहे हैं कि कोई सेंसिटिव या हाइपर सेंसिटिव विलेजेस बढ़े तो नहीं हैं। अदरवाइज सभी तैयारियां हमारी तरफ से पूरी हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स या मतदान के लिए जो बॉक्सेस यूज़ किए जाने हैं और बाकी जो सामान है वो रेडी है और हम चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार। सर, आप लोगों की तरफ से गन लाइसेंस जमा कराने के लिए सर्कुलर जारी किया गया था, लेकिन सूचना ये आई थी कि 50% ही जमा हुए हैं और अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने गन जमा नहीं कराई, तो उसको लेकर के क्या चल रहा है? कोई भी निर्देश जो चुनाव के दौरान दिए जाते हैं वो कानूनन अगर उसकी पालना नहीं की जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इस वक्त जब ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि आप अपने सभी वेपन्स को जमा करा दें, तो अगर उसके बाद में कोई भी रखता है तो वो अवैध हथियार माना जाएगा और ऐसा मानकर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। और इवन अगर वायलेशंस ये लगती है विलफुल है तो लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है। अच्छा सर, सर्वसम्मति से कितनी पंचायतें चुनी गई है, कितने पंच और मेंबर चुने गए? हमारे इलाके में सिर्फ मैंने बताया 25 अनअपोज चुने गए हैं और उनका टोटल नंबर 1837 में से 1192 अनअपोज्ड हैं और 53 ऐसे वार्ड हैं जहां पर किसी ने भी नॉमिनेशन नहीं भरा है। तो रीजन क्या देख रहे हैं सर कि क्यों नहीं भरा है? मतलब क्योंकि चौधरियों का इलाका है और वही नहीं लड़ रहे हैं तो चौधरी तो बिना लड़े हुए चौधरी होते हैं ना, लड़ाई की बात थोड़ी होती है। लेकिन एनीवे मुझे बाकी अक्रॉस स्टेट अगर बात करें तो सभी जिलों के अंदर प्राय देखने में आया है कि पंच बहुत सारे अनअपोज बनाए जाते हैं। कुछ जगहों पर पंचायत पूरी भी अनअपोज, सरपंच का भी अनअपोज हो जाता है। लेकिन पंच का होने का सिर्फ और एक ही रीज़न मुझे समझ में आता है कि शायद उनको ऐसा लगता है कि उनकी जो रोल है वो कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है या उनका जो से है वो शायद बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इस वजह से शायद वो नहीं इतने इंटरेस्टेड होते हैं। और नंबर भी अगर आप देखेंगे तो बाकी तीनों लेयर्स के मुकाबले में इनका नंबर भी नॉमिनेशन का कंपेटिवली कम होता है। और अनअपोज बनने का एक कारण जो विलेज में जो भी लोग रहते हैं तो वो आमतौर पर वार्ड के अंदर लोग परिवार के हिसाब से समझौते कर लेते हैं कि एक बार आपके परिवार से होगा, अगली बार हमारे परिवार से होगा। तो इस तरह से भी बहुत सारे पंचेज को अनअपोज्ड चुना जाता है, ऐसा देखने में आया है। सर, संवेदनशील और अति संवेदनशील कितने इलाके हैं चिन्हित किए गए? हमारे जो टोटल संवेदनशील और अति संवेदनशील की आज के दिन जो फिगर है वो मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि ये चेंज हो सकती है क्योंकि कई बार कैंडिडेट के आधार पर भी
संवेदनशीलता बढ़ जाती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा आ जाता है जो दूसरों को दबाने की कोशिश करे या बाहुबली जैसा कोई कार्य करे, तो उससे आमतौर पर चुनाव प्रक्रिया प्रभावित होने की संभावना रहती है। लेकिन आज के दिन हमारे पास में लगभग 77 मतदान केंद्र है, 77 जो संवेदनशील है, और 89 को अति संवेदनशील मतदान केंद्र घोषित किया गया है, और टोटल जिले के अंदर 529 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सर, पोलिंग प्रीमिसेस के लिए जो प्रीमिसेस होगा उसके लिए आम लोगों के लिए क्या दिशा निर्देश हैं, ताकि लोगों को पता चल सके कि किस तरीके से चुनावी प्रक्रिया वहाँ प्रीमिसेस में है? कोई भी मतदान केंद्र की जो बिल्डिंग होती है उसके 100 मीटर के दायरे के अंदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपना कंट्रोल रखता है, और उसमें सिर्फ या तो मतदान करने वाले व्यक्ति को जाने की इजाज़त होती है, या जिसको भी स्टेट इलेक्शन कमीशन या उसकी मशीनरी अथॉराइज करती है उनको इनके अंदर जाने की इजाज़त होती है। बाकी लोग उसके दायरे के अंदर नहीं जा सकते हैं। तो ये आमतौर पे कोशिश की जाती है कि जितने भी लोग वहाँ मदद के लिए बूथ लगाते हैं या फेरी कई बार गाड़ियाँ लगा देते हैं, तो उनको हमेशा ही इस एरिया के अंदर रोका जाता है ताकि भीड़ भाड़ ना हो और किसी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा ना हो। एक सरपंच साहब से अलग एक सवाल है कि जो हिंदू कॉलेज में जो हुआ था सर वर्चुअल कार्यक्रम, उसमें सांसद का ये कहना है कि भाई कार्यक्रम पहले ही खत्म कर दिया, और उनकी शिकायत भी की है उन्होंने। किसकी की है वो एक बार उसमें थोड़ा सा सर। उसमें ये था सर कि लगभग 6600 करोड़ रुपए की सौगात जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से, रोहतक जिले भी उसमें शामिल है, ये मिली थी। ना तो सीएम का भाषण हो पाया, ना ही गृह मंत्री का भाषण हो पाया। बीच में ही राष्ट्रीय गान उसको जैसे ही ऑनलाइन उसका उद्घाटन हुआ एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का, तुरंत प्रशासन ने जो है राष्ट्रीय गान करवा दिया और कार्यक्रम का समापन। जो प्रोटोकॉल है प्रशासन की तरफ से वो भी अच्छी तरीके तो से ये चीज ना अभी तक सामने नहीं आई निकल के, अभी तक तो जैसे हम देखिए, मेरा मेरे कार्यालय में एक चिट्ठी इस बारे में प्राप्त हुई है। हमने इस कार्यक्रम के लिए जो प्रोग्राम के लिए ज़रूरी चीज़ें थी वो प्रोवाइड करवाई हैं। हमें ये बताया गया था कि वर्चुअल होगा, इसलिए हमने लिंक प्रोवाइड करवाया, उसका वहाँ पर डिस्प्ले था। उसके अलावा रेलवेज़ की तरफ से जो फ्लैग वहाँ पे फिजिकली लगाया गया था वो फ्लैग भी वहाँ पर उपलब्ध था, और माननीय एचएम साहब का जो प्रोग्राम था उसके हिसाब से रोहतक का इस कार्यक्रम इस प्रोजेक्ट को डेडिकेट करने का टाइम 12 बजे का था, और 12 बजे ये डेडिकेट हुआ है। हमारी तरफ से ये सुविधा उपलब्ध थी, वहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था। इसके तुरंत बाद में माननीय एमपी साहब के द्वारा जो फिजिकल प्लैक वहाँ पे लगा हुआ था उसके द्वारा उन्होंने उद्घाटन किया है। उद्घाटन करने के बाद में, क्योंकि एक वहाँ पर प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा था डॉक्टर मंगल सेन जी का, उस प्रोग्राम का एक पार्ट बचा हुआ था। उसके तहत मुझे नहीं पता किसने जनगण मन किया है, बट उनके प्रोग्राम का पार्ट था। राष्ट्रीय गान वहाँ पे शुरू हुआ है, और राष्ट्रगान जैसे शुरू हुआ हम सब लोग खड़े हुए हैं, और राष्ट्रगान खत्म होते ही ऑडियंस बाहर जाना शुरू हो गई। हम वहाँ पर मौजूद हैं। जब मैं वहाँ से निकला हूँ तो लोग जा चुके थे, और माननीय एमपी साहब बाहर आकर पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। अब वो क्यों उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है ये वो बता सकते हैं, बट फैक्ट यही है कि हमने अपनी तरफ से पूरी सजगता के साथ में प्रोग्राम प्रोवाइड करवाया है। प्लेटफॉर्म है, ऑडिटोरियम है, लोग सुनना चाहते हैं नहीं सुनना चाहते हैं ये एमपी साहब बताएंगे। नहीं सर, इसमें ये नहीं था राष्ट्रीय गान से पहले स्क्रीन ऑफ कर दिया गया था। नहीं, ये गलत है, आप देख सकते हैं विजुअल में, ये गलत है। आप विजुअल में देख सकते हैं, विजुअल है उस चीज का। आप दिखाइए। जब ये प्रोग्राम राष्ट्रीय गान शुरू हुआ है, अनफॉर्चुनेटली जब ये शुरू हुआ है तो उस वक्त तक उठे भी नहीं थे, वो किसी ने बड़ी हेस्ट में शायद चलाया, बट वो हमारा पार्ट नहीं था। उसके अंदर डॉक्टर मंगल सेन की जयंती का प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा था, और उसी का शायद कुछ पार्ट बचा हुआ था जो इन्होंने बाद में किया है। मेरी तरफ से इस पे इतना ही। तो क्या गृह मंत्री और मुख्यमंत्री का स्पीच नहीं सुनवाना चाहिए था गैदरिंग को? हमारी तरफ से ओपन था वो, अगर कोई सुनना चाहे तो वो उनकी मर्जी है, कोई रुकना चाहता है नहीं रुकना चाहता है। ऑडियंस अगर बाहर जा रहा है तो मैं उसको रोक नहीं सकता। अच्छा, कहीं न कहीं दोनों की लड़ाई में आप भी प्रभावित हो रहे हैं क्या? नहीं, मुझे कोई लड़ाई की सूचना नहीं है, वो आप जानते हो। क्या प्रशासन पर इस वक्त कोई राजनीतिक दबाव है? कोई राजनीतिक दबाव नहीं, किसी तरह का नहीं है। हम इस वक्त पूरी निष्पक्षता के साथ में बिना किसी दबाव के पंचायत चुनाव करवाने में लगे हुए हैं, और ऐसा हम करवाने में सक्षम हैं। क्योंकि वो कह रहे थे कि आप लोगों की शिकायत करेंगे वो।
क्या आपको कोई अगर कोई शिकायत करेंगे उसका हम जवाब दे देंगे। क्योंकि आपके पास लेटर आया, आप कह रहे हैं हाँ, उसकी तरफ से मैंने बताया, और यही लेटर है जो मैंने आपको बताया है कि उसमें ये कहा गया है उनकी तरफ से कि इस प्रोग्राम को ऑल ऑफ सडन बंद कर दिया गया था, जो कि सत्य नहीं है। अच्छा सर, जिस तरह से फर्स्ट फेज के हरियाणा में इलेक्शन हुए हैं, एक आचार संहिता बनाई गई है और लिमिट भी रखी गई है खर्चे की। पहले फेज के इलेक्शन में भी देखा गया है, अब जो होने वाला फेज है उसमें भी देखा गया कि बहुत गलती से खर्चा हो रहा है, शराब बढ़ रही है, मुफ्त की चीजें बढ़ रही है। क्या इस तरह की आपके संज्ञान में कोई बात आई जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? मेरे संज्ञान में कोई इस तरह की सूचना नहीं है, लेकिन क्योंकि पूरा एक हिरार्की है, नीचे आरओज हैं, एआरओज हैं, उनके पास में सुपरवाइजर्स हैं, बाकी टीम्स हैं। अगर ऐसी कोई भी सूचना आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, बट अभी तक मेरे संज्ञान में इस तरह का कोई मामला नहीं लाया गया है। प्रशासन की तरफ से इस तरह के इंतजाम किए गए हैं कि वो इस तरह के लोगों को चिन्हित करे, ढूंढे, कहीं शराब तो नहीं बिक रही, ऐसा कुछ? यस, ऐसी एक एक्सरसाइज हमने एडवांस में की थी, और ऐसे लोगों को जिनके ऊपर हमें शक था कि किसी भी तरह के ऐसे कार्रवाई में वो संलिप्त हो सकते हैं जो कि चुनाव को प्रभावित करे, तो ऐसे लोगों की हमने चिन्हित किया हुआ है, और अगर कोई इस तरह का कार्य करता हुआ पाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सिक्योरिटी पर्पज से क्या तैयारियां की गई है, क्योंकि इन चुनावों में झगड़ा होने के चांसेस सबसे ज्यादा? दो तरह के का पार्ट होता है, मजिस्ट्रेट और पुलिस प्रबंध। मजिस्ट्रेट्स हमने हर एक ब्लॉक के अंदर अपॉइंट कर दिए हैं, और उनकी मदद के लिए पुलिस प्रबंध होगा। जितने मजिस्ट्रेट होंगे उनके साथ में रिजर्व्स होती हैं। इसके अलावा एक हमारा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कि हर बिल्डिंग में जितने बूथ होते हैं उन बूथ के हिसाब से ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं जो लगेंगी, और हमारे पास में जितना पुलिस फोर्स है उसके अलावा जो हमारे पड़ोस के ज़िले हैं या गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर अतिरिक्त पुलिस बल दिया जाता है। वो अभी हमने फाइनली कैलकुलेट करना है, क्योंकि जो संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ होते हैं उसके ऊपर पुलिस प्रोटेक्शन, और बाकी जो नॉर्मल बूथ्स हैं उनके ऊपर जो पुलिस प्रोटेक्शन होती है वो डिफरेंट होती है। तो जैसे ही हम ये फाइनलाइज करेंगे उसके बाद में हमारा फाइनल कॉल हम लेंगे कि कितनी पुलिस फोर्स की हमें बाहर से ज़रूरत है, उतनी हम मांगेंगे। असामाजिक तत्वों के लिए क्या उन लोगों को चिन्हित किया गया है, और आमतौर पर जो लोग ऐसी किसी भी गतिविधियों में पाए जाते हैं उनके खिलाफ एक प्रोविज़न है 107-51 का, उसमें पाबंद भी उनको करते हैं। क्योंकि किसी भी व्यक्ति से जिससे ये लगता है कि कानून व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है, बिगाड़ सकता है, तो कानून इस बात की इजाज़त देता है कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा पाया जाता है जो इस तरह की हरकत कर सकता है तो उसके खिलाफ 107-51 की कार्रवाई भी की जाएगी, बाउंड डाउन किया जाएगा। और अगर इससे ज़्यादा कोई बढ़ता है, किसी तरह की हरकत करता है, तो कानून के हिसाब से जो सूटेबल एक्शन होगा वो लिया जाएगा। तो अब तक चुनाव चिन्ह वितरण तक की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो इसमें इस दौरान कितनी शिकायतें आप तक पहुंची है? नामांकन और लेने देने, वापसी, साथ ही चुनाव चिन्ह वितरण कर देना, इससे संबंधित कितनी शिकायतें आप तक पहुंची है? जैसे जिला परिषद का एक मामला था वार्ड नंबर 10 का, उसमें शिकायत ये बनी हुई है कि उनका गलत खारिज किया गया है नामांकन। एक ही कोई शिकायत तो हमारे पास में नहीं आई है, लेकिन जो स्क्रूटनी होती है, स्क्रूटनी के अंदर आरओ की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो कंडीशंस होती हैं उसकी एलिजिबिलिटी की, वो सभी कंडीशंस वो फुलफिल करें। और अगर वो किसी भी कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है तो आरओ को एम्पावर किया गया है कि वो उसके नॉमिनेशन पेपर को रद्द कर सकता है। सिर्फ एक ही नॉमिनेशन पेपर जिला परिषद का रिजेक्ट हुआ है, और उसका कारण उसके अंदर स्पष्ट तौर पर लिखा गया है, तो कोई शिकायत इस बारे में नहीं है। लेकिन स्क्रूटनी के दौरान क्योंकि एफिडेविट फाइल करना होता है, और इस कैंडिडेट ने खुद ही एफिडेविट के अंदर वो सब चीज़ें लिखी हुई हैं जो उसे एलिजिबल बनने से रोकती हैं, इसलिए उसके नॉमिनेशन पेपर को रिजेक्ट कर दिया गया। सर, लगते हाथ एक बार स्टूबल बर्निंग का दान कर रहे हैं। स्टबल बर्निंग एक बड़ा सेंसिटिव विषय है, और सौभाग्य से रोहतक जिले में अभी तक कोई भी केस इस तरह का नहीं आया है। पूरे राज्य स्तर पर भी बात करें तो सरकार ने जो पिछले 3-4 साल में प्रयास किए हैं, जिसके तहत उन्होंने इम्प्लीमेंट्स फार्मर्स को प्रोवाइड करवाए हैं या अल्टरनेट यूज़ इसके लिए दिए हैं, उसकी वजह से जो
टोटल इंसिडेंट्स थे वो उनका रिडक्शन 23-24% स्टेट के अंदर हुआ है। और 2 बड़े प्लांट्स जिनसे स्टबल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, बायोफ्यूल के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, वो हरियाणा के अंदर शुरू हुए हैं। इसके अलावा यहाँ जो हमारा जो ज़िला है, क्योंकि ज़्यादातर जीरी का क्षेत्र है और वो कंपेरेटिवली बेटर माना जाता है चारे के लिए, उसका रेट बहुत है, तो लोग जलाने की तरफ अब इस तरह से नहीं करेंगे क्योंकि उससे फाइनेंशियल लॉस होता है। तो मुझे उम्मीद है कि सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं और जिस तरह से लोगों में अवेयरनेस आई है, तो इसके ऊपर लोग नहीं जाएंगे। अदरवाइज जो एनजीटी की डायरेक्शंस हैं और हमारे यहाँ पे जो ग्रैब की प्रतिबंध जो लगे हुए हैं, उसके तहत अगर कोई फायर इंसिडेंट पाया जाता है और अगर कोई व्यक्ति उसमें दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ एनवायरमेंट कंपनसेशन उसके ऊपर इम्पोज किया जाता है और वो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। हम भी ऐसा करेंगे, बट मुझे उम्मीद है कि हमारे यहाँ पर ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं होगा। क्या सैटेलाइट से किया जा रहा है? पूरे नेशनल लेवल के ऊपर सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से हर रोज़ ये सूचना राज्यों को भेजी जाती है और सभी राज्य सभी जिलों को ये सूचना उसी दिन वापस भेजते हैं और उसके आधार पर जहाँ पर भी फायर इंसिडेंट हुआ है वहाँ टीम्स जाती हैं और वहाँ इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद में जो दोषी होता है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो ऐसा पूरे सभी जिलों के अंदर किया जा रहा है और हमारे ज़िले के अंदर भी सभी गांवों को, सभी पंचायतों को अलग अलग टीमों में बांट दिया गया है और पिछले सालों के अनुभव के आधार पर जहां पर भी इस तरह के इंसिडेंट हुए थे वहां उन गांवों के ऊपर विशेष तौर पर नज़र रखी जा रही है। थैंक यू।